नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम आजमगढ़ अतरौलिया। आज आपके बीच में फिर से हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं थिन एंडोमेट्रियम या बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है वो पतली हो जाती है तो क्यों होती है और उसका हमारे फर्टाइल पोटेंशियल पे क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम ही वो मिट्टी है जिसमें भ्रूण नामक बीज पलता है और पल करके आगे एक बच्चे के रूप में 9 महीने के बाद जन्म लेता है। तो जैसा आप मेरी क्लिनिक में आते हैं तो मैं आपको समझाती हूँ कि जब तक मिट्टी और बीज दोनों अच्छे नहीं होंगे तब तक उसका जो रिजल्टेंट फ्रूट होगा बच्चे के रूप में वो अच्छा नहीं होगा। जैसे आप अपने खेत में कितना भी अच्छा बीज लगा दें, अगर वो उपजाऊ नहीं होगा तो वो फसल पूरी तरह से अच्छी फसल के रूप में आपको पैदावार नहीं देगी। उसी तरह बच्चेदानी की झिल्ली के साथ है। ये झिल्ली वो मिट्टी है जिसकी क्वालिटी, जिसका खाना पीना, जिसकी थिकनेस, ये सारी चीज़ें अगर अप्रोप्रिएट नहीं हुई तो आपके अंदर नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी में, जैसे जो नेचुरल रूप में प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी में आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और अगर ये हम आपका आईवीएफ साइकिल कर रहे हैं और उस आईवीएफ साइकिल में भी अगर मैं कितना भी अच्छा भ्रूण आपके अंदर डालूँगी, अगर आपकी बच्चेदानी की झिल्ली अच्छी नहीं होगी तो उसमें हमको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। प्रेगनेंसी रुक भी गई तो मिसकैरेज होने के चांसेस रहेंगे। तो ये है थिन एंडोमेट्रियम। अब हमको ये जानना है कि थिन एंडोमेट्रियम का मतलब क्या होता है और थिन एंडोमेट्रियम हमारे शरीर में होता क्यों है। तो दोस्तों, जब कभी भी बच्चेदानी की झिल्ली जो होती है वो नॉर्मली हम उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं और अल्ट्रासाउंड पे वो एक खूबसूरत पत्ती के शेप में 3 लेयर्ड दिखती है। तो उसमें 3 लाइनिंग ऐसे दिखती है। वो लाइनिंग कभी कभी ऐसे दिखेगी 2 और एक बीच में ऐसे लाइनिंग रहेगी। 3 लाइन्ड होती है और उसका मिनिमल थिकनेस जितने पे हम मानते हैं कि 80% 90% लोगों में अच्छी तरह से बच्चा रुकेगा या 99% लोगों में अच्छा बच्चा रुकेगा अच्छे से, वो 7 मिलीमीटर होती है। उससे नीचे जो भी झिल्ली होती है उसको हम थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। वेरी थिन जो होती है वो 3 से 4 मिलीमीटर होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि हर महीने जो अंडा फूट करके बच्चे जो वो झिल्ली फूट के अंडा बाहर आता है जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम तक ये बच्चेदानी की झिल्ली अपने को पूरा तैयार कर लेती है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद ये अंडा जब ट्यूब में जाता है, गर्भ से स्पर्म से मिलता है तो गर्भ बनाता है। वो गर्भ 2-4 दिन वहाँ रुकता है, उसके बाद वो बच्चेदानी में जाता है और उस बच्चेदानी की झिल्ली को तब तक खा पी के अपने को मोटा करके तैयार रखना होता है इस गर्भ को पालने के लिए। इस झिल्ली को बनाने में हमारी बॉडी में निकलने वाले औरतों के 2 हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये जो बच्चेदानी की झिल्ली की थिकनेस होती है ये शुरू में ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से बढ़ती है। वो इस झिल्ली को, जो कि एमसी में ऊपर की लेयर बिल्कुल शेड ऑफ हो गई थी, झड़ के गिर गई थी, उसको फिर से रीजनरेट करता है। रीजनरेट करके ओव्यूलेशन तक वो उसको बढ़ाता रहता है, 7 mm 8 mm 10 mm जितना तक जिसका पहुंच जाए। उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो वो फॉलिकल जिस पानी की झिल्ली में से अंडा निकला था, वो पानी की झिल्ली एक ग्रंथि का काम करती है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन नाम का भी हार्मोन बनाने लगती है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, जो इस बच्चेदानी की झिल्ली को फुला देता है, उसके अंदर ढेर सारा खाना भर देता है और उसको बच्चा होने के लिए, बच्चे को पालने के लिए तैयार करता है। तो ये जो है ये है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ और वो कैसे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। इसी झिल्ली से चिपक करके भ्रूण आधा हिस्सा झिल्ली से और आधा हिस्सा भ्रूण से मिलकर के आगे चल के वो प्लेसेंटा बनता है या खेड़ी बनती है, जो बच्चे को पूरे 9 महीने खाना पीना देती है। तो जब तक वो खेड़ी नहीं बनी रहती है तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम है, इस
जिससे प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, ये सारे और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स और हार्मोन्स निकलते हैं जो इस भ्रूण को वहाँ पे पालते हैं। तो अब आखिर इस झिल्ली के पतले होने का क्या कारण है? तो ये झिल्ली पतली होती है अधिकतर ये देखा गया है उन लोगों में जिनका कोई पहले मिसकैरेज हो गया हो, जैसे उनको बच्चा था 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और वो मिसकैरेज हो गया, जिसके बाद उनकी सफाई या डीएनसी करनी पड़ गई। वो डीएनसी कभी कभी किसी के शरीर में, चूँकि वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, या अनएक्सपीरियंस्ड हैंड में जा कर के आप किसी झोला छाप के यहाँ जा कर के अपनी उसको, गाँव में तो लोग सफाई कराना कहते हैं, मैं कई बार बहुत दुख के साथ ये हंसी मुझे आती है, आयरनी में कहूँगी कि बच्चेदानी को लोग एक नाली समझते हैं, बोलते मैडम वहाँ बहुत कचरा जम गया था, तो वो डॉक्टराइन ने मेरी सफाई कर दी, उसके बाद मेरा महीना ठीक हो गया। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बच्चेदानी एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। आपका जो भी औरतपन है वो उस बच्चेदानी से है, उस ओवरी से निकलने वाले हार्मोन से है, तो वही आपको खूबसूरत बनाता है। वो कोई नाली नहीं है, वहाँ से कोई कचरा नहीं निकलता है, तो उसकी बेवजह कहीं भी जा कर के सफाई ना कराएं। अगर आपको वाकई आपको मिसकैरेज हो गया और आपको उसको एबॉर्शन द्वारा ठीक कराने की ज़रूरत है, तो किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं। तो पहला रीज़न सफाई होता है कि अगर आपकी सफाई हो गई 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी कभी इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह जाता है तो एक ही बार मिसकैरेज में 2-3 बार सफाई करनी पड़ जाती है। तो सबसे बड़ा रीज़न वो होता है थिन एंडोमेट्रियम होने का, जो मैन मेड रीज़न हो गया। दूसरा, किसी की बच्चेदानी के अंदर पॉलिप है, उसको हमने निकाला, उस वक्त ज़्यादा सफाई हो गई, या किसी की बच्चेदानी में जिस जगह बच्चा रहता है उस जगह फाइब्रॉयड नाम का जो वो ट्यूमर था, वो ग्रोथ थी जो कि बच्चेदानी की दीवार में पैदा होती है, मस्कुलर लेयर के बढ़ने से होती है, वो खिसकती बच्चेदानी में उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे बच्चा रहता है। तो जब हम उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली निकालते हैं तो कभी कभी उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली निकालने के बाद वहाँ पर की जगह पे की झिल्ली भी साथ में काफ़ी कट जाती है और वहाँ पे फिर रीग्रोथ बहुत स्लो होती है या नहीं होती है, जिसकी वजह से थिन एंडोमेट्रियम होता है। तो ये पहला सर्जिकल कॉजेज़ हो गए, जिसमें सफाई हो गई, ट्यूमर या पॉलिप रिमूवल हो गया। दूसरा कॉज जो होता है वो कभी कभी किसी भी वजह से आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो रही हो, आपकी बॉडी ईस्ट्रोजन कम दे रही हो यूट्रस को, या कम बन रहा हो, या आपके यूट्रस को आपकी बॉडी द्वारा एडिक्वेट ब्लड सप्लाई ना मिल रहा हो। भाई हमारे सारे अंगों को खाना पीना कहाँ से मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है। वो ब्लड हमारा हार्ट विभिन्न नलियों के द्वारा भेजता है विभिन्न अंगों में। जो यूट्रस को जो नली सप्लाई करती है उसको यूट्राइन आर्टरी कहते हैं। वो यूट्राइन आर्टरी यूट्रस में ऐसे घुसती है, फिर जाके बहुत सारे ब्रांचेस बनाती है। किसी कारण से अगर उसमें कहीं पे प्लेक्स हो रहे हों, वो जो नलियां हैं वो बहुत पतली हो गई हों, या उनमें बहुत प्रेशर और फोर्स के साथ ब्लड जा रहा हो विभिन्न कारणों से, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या कोई इस तरह की चीज़ है, और किसी भी वजह से अगर आपके यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम है या आपके यूट्रस में जितना ईस्ट्रोजन बनना चाहिए उतना ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, तो ये दोनों भी कारण होते हैं थिन एंडोमेट्रियम के। तीसरा कारण होता है आपको पीरियड बहुत दिन तक नहीं आता है। जैसे पीसीओडी के बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको 4-4 महीने 5-5 महीने पीरियड नहीं आता है, अंडा नहीं बनता है। तो जब अंडे की ग्रोथ नहीं होती है तो बच्चेदानी भी अपनी झिल्ली को बढ़ाना भूल जाती है, उसको वो हार्मोनल स्टिमुलेशन बराबर नहीं मिल रहा होता है, तो वो झिल्ली पतली हो जाती है। इसी तरह से इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं कोई भी, लेकिन कॉमनेस्ट इन्फेक्शन जो हमारे बीच में इंडिया में है वो टीबी है। जो टीबी होती है, मैंने बताया बच्चेदानी की झिल्ली 2 लेयर में होती है। बेसल लेयर कभी भी नहीं शेड ऑफ होती है, ऊपर की लेयर जो बढ़ती है जिसको हम नापते हैं वो हर महीने एमसी में शेड ऑफ हो जाती है और फिर नए सिरे से बेसल लेयर उसको बनाती है। वो लेयर, जब बेसल लेयर को डैमेज कोई भी कीटाणु कर देता है तो हमारी बच्चेदानी जो है झिल्ली को नहीं बना पाती है, और जब झिल्ली नहीं बनती है तो उसमें थिन एंडोमेट्रियम होता है जो आगे की चीज़ें, आगे के कॉम्प्लिकेशंस देता है। इसी तरह से
सर्जरी के बाद या टीबी के बाद बच्चेदानी की झिल्ली में जाले से लग जाते हैं, और वो जाला एंडोमेट्रियम को नहीं बढ़ने देता है जब तक हम उसको काट के निकालें ना, जिसको इंट्रायूट्राइन एडहीजन कहते हैं। कभी कभी किसी का कॉपर टी बहुत दिन तक रह जाता है, गलत तरीके से रह जाता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, वो भी एक कॉज होता है। इसी तरह से बच्चा रुकने की कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके डॉक्टर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि पूरी लाइफ में 12 बार से ज़्यादा इंक्लूडिंग टैबलेट इंजेक्शन दवा देने का रिवाज नहीं है, उस पर रोक है, क्योंकि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं आपकी बॉडी में। तो क्लोमिफेन साइट्रेट नाम की एक बच्चा रुकने की दवा होती है। अगर किसी को वो बार बार खा रहा है और उसकी बॉडी पे वो एंडोमेट्रियम को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, तो उसकी वजह से भी थिन एंडोमेट्रियम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए पिल्स खाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और प्रोलॉन्ग 10 साल 12 साल 15 साल खाते हैं, तो नेचुरली आपकी झिल्ली को पतला कर देता है। लेकिन एक बार जब ये दवाइयाँ आप छोड़ते हैं, अपनी बॉडी को नेचुरल स्टेटस में छोड़ देते हैं, तो वो परमानेंट डैमेज नहीं होता है, ना ही क्लोमिफेन से और ना ही इन पिल से। वो फिर से अपनी बॉडी आपकी यूट्रस की लाइनिंग को रीजनरेट कर लेती है। इसके अलावा कुछ परसेंट महिलाओं में ये इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक हम उन चीज़ों को कहते हैं जिसका कॉज हमें नहीं पता है। तो थिन एंडोमेट्रियम मैंने आपको क्या बताया, बच्चेदानी की झिल्ली जब इस लायक नहीं होती है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, तो उसको थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसका एक आर्बिट्रेरी मेजरमेंट हमने लिया है, 7 mm के नीचे की झिल्ली को हम पतली झिल्ली कहते हैं, 7 mm के ऊपर की झिल्ली को हम नॉर्मल झिल्ली कहते हैं, नॉर्मल एंडोमेट्रियम कहते हैं, और 16 मिलीमीटर के ऊपर की एंडोमेट्रियम को हम थिक या मोटा एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है। इसका नेचुरल प्रेगनेंसी में उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, नेचुरल प्रेगनेंसी 6 मिलीमीटर पे भी हो जाती है। लेकिन जब हम किसी का टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, IVF करते हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले हम 7 to 8 mm झिल्ली चाहते हैं। अगर हम फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस महीने हमने आपको इंजेक्शन लगाया के अंडे निकाले, अगर उसी महीने में वो हम आपके अंदर भ्रूण को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, एम्ब्रियो को, तो हमको मिनिमम 8 मिलीमीटर की झिल्ली चाहिए होती है, जो ट्रिपल लाइन्ड होनी चाहिए, लीफ शेप की होनी चाहिए, उसका ब्लड फ्लो जोन 3-4 के आसपास होना चाहिए। अगर हम आपको फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र ना करके, जैसा कि मैं करती हूँ अक्सर आप लोगों को, कि आपको 1 महीने में इंजेक्शन देती हूँ, आपके अंदर गर्भ अंडे बनाती हूँ, उसको निकाल के गर्भ तैयार करके उस गर्भ को मैं जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर आपको पीरियड लाती हूँ, और अगले महीने नेचुरल साइकिल में अगर आपकी झिल्ली 7 के ऊपर जाती है तो मैं ट्रांसफ़र करती हूँ, या फिर आपको एक ल्यूप्रेडेक्स नाम का इंजेक्शन लगाती हूँ, और इंजेक्शन के बाद जो आपको पीरियड आता है, दूसरे दिन से मैं ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से आर्टिफिशियली आपकी झिल्ली बना के, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी साइकिल कहते हैं, HRT साइकिल कहते हैं, उस साइकिल में आपकी झिल्ली जब 8 मिलीमीटर से ऊपर जाती है तब ट्रांसफ़र करती हूँ। कई बार आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैडम हर महीने मेरी साइकिल कैंसिल करते हैं। कल ही मेरी एक पेशेंट प्रेग्नेंट हुई है IVF में, जिसको पिछले 6 महीने से मैं लगातार हर महीने कैंसिल कर रही थी, क्योंकि उसकी झिल्ली या तो 7 मिलीमीटर जाती नहीं थी, 6 पे रुक जाती थी, या अगर जाती थी तो कुछ स्टेज पे जा कर के फिर पतली होने लग जाती थी। अल्टीमेटली मेरे को उसका हिस्ट्रोस्कोपी करना पड़ा, उसको कुछ इन्फेक्शन की दवाएं चलानी पड़ी, और इस महीने उसकी झिल्ली 7 mm के ऊपर चली गई थी। मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, वो थक गई थी वेट करते करते, लेकिन उसके पहले 2 IVF साइकिल जो कहीं और हुए थे उसमें वो उसको फेलियर मिला था, और मैं उसको अपनी तरफ से जानते हुए कोई फेलियर नहीं देना चाहती थी। हालांकि ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। और मेरे को यकीन मानिए मेरे गूज बम्प्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे रोना आ गया खुशी से कि ईश्वर ने इस बार सब कुछ उसके साथ अच्छा किया। तो IVF साइकिल में इस झिल्ली की थिकनेस की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैंने कॉजेज़ आपको बता दिए, इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए, ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, ब्लड सप्लाई की कमी हो गई, बच्चा रुकने वाली दवाएं हो गई, फैमिली प्लानिंग का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, और इडियोपैथिक कुछ लोगों में कॉज अननोन है। अब
आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी झिल्ली पतली है? तो इसको जानने का कोई बहुत सारा सिम्टम नहीं है। किसी किसी को जो टिपिकल सिम्टम जिस पे मैं समझती हूँ किसी को कि इस आदमी की झिल्ली पतली हो सकती थी, वो होता है कम पीरियड आना। वो एकदम टिपिकल हिस्ट्री देती है महिला कि मैडम मेरे को पहले खुल के 3-4 दिन पीरियड आता था, अभी कुछ दिनों से मुझे सिम 2 पे करके देखती हूँ, रुको, सिम 2 आगे लो, सिम 1 को सिम 2 करके देखती हूँ, रुक जाओ देखूँ क्या हुआ। सॉरी, ये वीडियो बीच में नेटवर्क की वजह से इंटरप्ट हो गया था। तो जब किसी को स्कैंटी मेंसेस आते हैं, कम पीरियड आता है, बच्चा अचानक रुकता है लेकिन झिल्ली अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है, तो इन लक्षणों से मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। उस हिसाब से मैं तैयार हो जाती हूँ कि आगे क्या होगा। दोस्तों, अब इसकी जांच कैसे की जाती है? जब भी हम एंडोमेट्रियम देखने की कोशिश करते हैं, एंडोमेट्रियम देखने का एक ही तरीका है और वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल जब हम करते हैं, उससे हम जब भी किसी को बच्चा रुकने की दवा देते हैं तो एमसी के 8वें दिन से लेकर के 13वें दिन के बीच में उसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, अंडे की जांच, उस वक्त हम एंडोमेट्रियम की भी जांच करते होते हैं। जिस तरह से अंडा बढ़ता है उसी की स्पीड के अकॉर्डिंगली आपका एंडोमेट्रियम भी बढ़ना चाहिए। फॉलिकुलर फेज़ में वो बढ़ने की ग्रोथ लगभग 0.5 होती है, बाद में वो 0.1 हो जाती है, 0.1 mm पर डे के करीब। और इसके अलावा उसमें हम ब्लड फ्लो कलर डॉपलर के द्वारा देखते हैं और इस झिल्ली को मैक्सिमम इसकी जो थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की, वो ओव्यूलेशन के जस्ट पहले होती है। तो मान लीजिए एमसी के जिनको 14वें से 16वें दिन के बीच ओव्यूलेशन होता है, उनकी झिल्ली की मैक्सिमम थिकनेस देखने के लिए मैं उनको 13वें दिन बुलाती हूँ। और 13वें दिन अगर झिल्ली की थिकनेस 8 mm या 7 mm से ऊपर होती है, उसका ब्लड फ्लो का जोन होता है। जब बच्चेदानी की झिल्ली के एकदम निचले हिस्से में मांसपेशियों तक सिर्फ ब्लड फ्लो होता है तो उसको जोन 1 कहते हैं। जब उसकी फर्स्ट लेयर तक पहुंचा होता है तो उसको जोन 2 कहते हैं। फर्स्ट लेयर से थोड़ा ऊपर होता है तो जोन 3 होता है। और जब बिल्कुल मिडल तक जाता है उसको जोन 4। आज मैं कहीं और बैठी हूँ, मेरा यूट्रस का मॉडल मेरे पास नहीं है, जिससे मैं आपको वो मॉडल में नहीं दिखा पा रही हूँ कि कैसे हो पाएगा। तो ये जो है ब्लड फ्लो और एंडोमेट्रियल थिकनेस के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी की झिल्ली अगर मुझे 6 मिलीमीटर के नीचे मिलती है तो उसको मैं थिन मानती हूँ। फिर मैं इसीलिए एक नेचुरल साइकिल करती हूँ, बिना किसी दवा के आपकी झिल्ली, आपका अंडा कैसे बढ़ रहा है। जब कभी भी आप मुझसे पूछते हैं मैडम आप कब मुझे दवा देंगी, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे पहले 1 महीना दे दीजिए कारण पकड़ने के लिए। एक बार मैंने कारण पकड़ के उसका इलाज कर दिया तो बच्चा आपको अपने आप रुक जाएगा। इसके अलावा कभी कभी डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है। स्कोप मतलब जो भी चीज़ दूरबीन विधि द्वारा की जाए उसको स्कोपी कहते हैं। और हिस्ट्रो मतलब यूट्रस। तो थिन एंडोमेट्रियम का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस और उसका कारण जानने के लिए कभी कभी हम बच्चेदानी के अंदर जो है वो हिस्ट्रोस्कोप डाल करके और उससे देखने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे अगर दिखाई पड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि ये किस कारण के से आपको जो है थिन एंडोमेट्रियम हो रहा है। अब कारण जब हम एक बार जान लेते हैं कि किस कारण से ये एंडोमेट्रियम थिन है, फिर हम इन्फेक्शन की जांच करते हैं, आपसे हिस्ट्री लेते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमको बचपन में फेफड़े की टीबी हो गई थी, किसी को बोन की टीबी हो गई थी, किसी को आंत की टीबी हो गई थी, या किसी को बार बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, उसको बार बार धाक जाती है, इन्फेक्शन होता है, पेड़ों में दर्द होता है। या वो हिस्ट्री देता है कि मेरे को कई बार मिसकैरेज हुए, उससे मेरी डीएनसी हुई, या मेरे अंदर गांठ थी, उसको हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा निकाला गया था। तो इन सब चीज़ों से मैं कारण जान पाती हूँ। आपका ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल, हम बेस लेवल एक बार आपका नापते ही हैं। और एक बार जब हमको कारण पता चल जाता है
तो उस कारण को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो डैमेज इतने लेवल का हो जाता है कि वो सिर्फ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की गोलियों से या उन कारणों को ठीक करने से नहीं ठीक होता है। तो जब कभी भी हम थिन एंडोमेट्रियम की वो इलाज करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम आपको ईस्ट्रोजन नाम का टैबलेट देते हैं। हर हफ्ते बुला के आपकी झिल्ली की थिकनेस को नापते रहते हैं। अगर वो काम कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर वो काम नहीं करता और अगर आपको बच्चा रोकने के लिए नॉर्मल तरीके से देखना है तो हम आपको टैबलेट्स क्लोमिफेन देना बंद कर देते हैं, लेट्रोजोल दे सकते हैं या इंजेक्शन हार्मोन के गोनाडोट्रोपिन दे करके बच्चा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसका झिल्ली पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। लेट्रोजोल भी नहीं देना चाहते हैं, हम अधिकतर गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस देते हैं, लेकिन वो इंजेक्शंस महंगे होते हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। फिर अगर किसी पे वो भी काम नहीं करता है तो हम उसकी हिस्ट्रोस्कोपी करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में दोनों तरफ की वॉल को हम लेज़र द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा या नॉर्मल सीजर द्वारा काट करके जहाँ बेसल लेयर तक की झिल्ली को काट करके वो सही करते हैं, जिससे उसकी बेसल लेयर ऊपर एक्सपोज हो जाए, उसके ऊपर जो भी जाले लगे थे, गंद बैठ गई थी, उस सब को हटा दें, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाए और उसके बाद वो झिल्ली ग्रो करने लग जाती है। कभी कभी हम जब इसी को हम लैटरल मेट्रोप्लास्टी कहते हैं। मेट्रो वर्ड भी यूट्रस के लिए यूज़ होता है। लैटरल मतलब दोनों साइड वॉल को काटते हैं और काटने के बाद अंदर आपके एक छोटा सा कैथेटर डाल देते हैं, कभी कभी कॉपर टी डाल देते हैं। पुराने ज़माने में जब ये हिस्ट्रोस्कोपी उपलब्ध नहीं थी तो नॉर्मल डीएनसी करके हम अंदर एक कॉपर टी डाल दिया करते थे और उसके बाद आपको कुछ लोग ईस्ट्रोजन टैबलेट पे रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, और इस तरह 14 दिन छोड़ करके, 21 दिन छोड़ करके उस डिवाइस को बाहर निकाल लेते हैं और आपको नेक्स्ट मंथ से देखते हैं कि झिल्ली कैसी बनी। और इस ट्रीटमेंट की जितनी डेप्थ होती है, लैटरल मेट्रोप्लास्टी जितना ज़्यादा की जाती है, उस हिसाब से हम 2 और 3 साइकिल आपको प्रेग्नेंट ना होने की सलाह देते हैं, जब तक ये झिल्ली अच्छी तरीके से रीग्रो ना कर जाए। अगर आपके अंदर टीबी का इन्फेक्शन निकलता है तो हम आपको टीबी की दवाएं देते हैं। कभी कभी ये सब कुछ करने के बावजूद भी झिल्ली 6 मिलीमीटर तक भी नहीं पहुंचती है, उसका ब्लड फ्लो भी नहीं पड़ता है, तो ऐसे में हम कुछ एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ में बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, दवाएं हैं जो हम आपकी यूट्राइन कैविटी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम आप ही का ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को एक स्पेशल मीडिया में लेकर के उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा निकाल लेते हैं और उसमें से जो प्लेटलेट रिच पोर्शन ऊपर वाला होता है उसको लेकर के आपकी यूट्रस में डायरेक्टली या लैटरल मेट्रोप्लास्टी करके आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के नीचे डाल देते हैं और उसके बाद वेट करते हैं कि ग्रोथ कैसा हो रहा है। इसी तरह से GCSF एक दवा होती है, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये कैंसर के पेशेंट्स को भी चलाई जाती है, बहुत सारी बीमारियों में चलाई जाती है। ये ब्लड फ्लो बढ़ाती है और ब्लड फ्लो बढ़ा करके आपकी एंडोमेट्रियम को ग्रो करने में हेल्प करती है। जिन लोगों के यूट्रस इसी तरह से स्टेम सेल थेरेपी है, उसमें आपकी बोन मैरो से स्टेम सेल लेके, जैसे आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को, वैसे ही वो स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, उनको जहाँ डाल दीजिए जिस जगह पे, वो वहाँ की कोशिकाओं का रूप ले के ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम उसको यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाने के लिए डालते हैं तो वहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग की तरह ग्रो करने लगती हैं और उससे हेल्प मिलता है। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ होती हैं और इन्वेजिव होती हैं, आज की तारीख में बहुत महंगी हैं। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमारी जितनी बीमारियाँ हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली बीमारियाँ हों, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, इन सब की देन लाइफस्टाइल है। और ये लाइफस्टाइल को अगर हम ठीक करते हैं तो हमारी 50% बीमारियां बिना किसी दवाई के, बिना किसी पैसे के ठीक हो जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि लाइफस्टाइल ठीक करना फ्री में होता है और फ्री की चीज़ें किसी को रास नहीं आती हैं, ना ही फ्री की सलाह रास आती है। मैं कितना पेशेंट को ऐसे बताती रहूं
कि आपको अगर आप वॉक करेंगे तो आपको एक्सरसाइज होगी आपकी बॉडी की। जब आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होगी तो आपके अंदर से ऐसे केमिकल्स निकलेंगे जो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को बॉडी एक इमरजेंसी की तरह देखती है और इमरजेंसी में वो पूरा फाइट करने को तैयार होती है। तो जब पूरे बॉडी की ब्लड फ्लो बढ़ेगी तो यूट्रस की भी ब्लड फ्लो बढ़ेगी। तो जिन लोगों को थिन एंडोमेट्रियम है उनको विगरस एक्सरसाइज रोज कम से कम 1 घंटा ब्रिस्क वॉकिंग या किसी भी तरह का कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। दूसरा, आपके खाने में बहुत सारे हर्बल चीज़ें हैं। चाइनीज़ लोग जैसे इंडियंस थे, हमारी दादी नानियाँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ तरह तरह के घरेलू नुस्खे अपना के ठीक कर दिया जानती थी, और यकीन मानिए मेडिकल साइंस लौट के उन्हीं चीज़ों पे आ रहा है। और चाइना में तो इस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। हमें लोग अपनी चीज़ों को, अपनी धरोहरों की कद्र नहीं कर रहे हैं, उसको पेटेंट नहीं करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। जब हमारी वो धरोहरें वेस्टर्न कंट्री से अप्रूव होके आ जाती हैं तभी हम उसको सच मानते हैं। तो लेकिन चाइना में इन सारे हर्बल मेडिसिन्स पे बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं और उनको एक नाम दे दिया गया है चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन। तो चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन का बहुत रोल है इन चीज़ों को ठीक करने में, जैसे कि हमारे अपने हर्ब्स का है। उसी तरह से पेट का मसाज होता है, तरह तरह के स्पेशल ऑयल्स हैं, उन ऑयल से लोग मसाज करते हैं। मसाज का मकसद होता है कि जिस एरिया को आपने मसाज किया वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो जितना अच्छा खाना मिलेगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, तो आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये एक्सरसाइज हो गई, आपको मैंने बताया, आपको चाइनीज़ हर्बल मसाज बताया। एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में एक्यूपंक्चर बहुत यूज़ होता है और ये भी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, लेकिन इससे आपकी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको भी यूज़ किया जा रहा है थिन लाइनिंग को ठीक करने के लिए। उसके अलावा आपको जो है कई सारी और चीज़ें दे सकते हैं हम। खाने पीने में आपका वेट ज़्यादा है तो आपका वेट कम करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपको ये सारी जो दवाएं थी वो मैंने बताई ही। आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे आपको कंट्रोल करना है, शुगर है तो उसको कंट्रोल करना है, थायराइड है तो उसको कंट्रोल करना है। आखिर ये थिन एंडोमेट्रियम के पीछे मैं इतना क्यों पड़ी हूँ? अगर आपका एंडोमेट्रियम थिन रहेगा तो क्या होगा? थिन रहेगा आपका एंडोमेट्रियम तो आपको पीरियड खुल के नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, आप हमेशा परेशान रहेंगी। मैंने उन लोगों को भी परेशान होते हुए देखा है जिनको बच्चे हो गए हैं, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, फिर भी अगर उनका पीरियड कम आता है तो वो घबरा जाते हैं और तुरंत दौड़ के मेरे पास आते हैं, मैडम मेरे को पीरियड कम आ रहा है, मुझे पैड नहीं लेना पड़ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? पेनफुल पीरियड्स होंगे। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं नेचुरल तरीके से तो पहले तो प्रेगनेंसी रुकने में इम्प्लांटेशन फेलियर होगा, और अगर प्रेगनेंसी रुक गई तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 6 से 8 हफ्ते में मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी इम्प्लांटेशन फेलियर होगा और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, और या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूट्रस कभी भी एक्सेप्ट ही ना करे, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाए। इन सब कारणों की वजह से थिन एंडोमेट्रियम को जानना, उसको समझना, उसका इलाज संभव है तो करना। क्या होगा अगर आपका थिन एंडोमेट्रियम कभी ठीक नहीं हुआ? 7 साल की प्रैक्टिस में मेरे 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको मुझे कहना पड़ा कि आपकी बच्चेदानी की झिल्ली को मैं नहीं बना पा रही हूँ, नहीं ठीक कर पा रही हूँ। उनको पुराना ट्यूबरक्लोसिस था और वो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में बहुत लेट हो गई थी। कई बार हिस्ट्रोस्कोपी करने के बावजूद भी उनकी झिल्ली कभी भी 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर के ऊपर नहीं आई, और अंततः मुझे कहना पड़ा कि या तो आपको एडॉप्शन गोद लेना पड़ेगा बच्चा, या आपको सरोगेसी
के लिए जाना चाहिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो सरोगेसी करा पाते, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम कुछ टाइम लेना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ मेरे 2-3 ऐसे पेशेंट हैं जिनको मुझे तैयार करने में 1 से 1.5 साल लगा, लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी ऐसी हुई कि उसके बाद उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 6.5 हो गई, 7 के लगभग करीब पहुंच गई और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा था। और मैंने उनको IVF किया और वो लोग प्रेग्नेंट हुए। उनमें से एक को जुड़वा बच्चा हुआ है और एक को सिंगल बच्चा हुआ है। इसी हफ्ते उन लोग की छुट्टी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कुछ करते हैं, कोई चीज़ आप सही पकड़ के उसका सही इलाज करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल हों। मैं कहती हूँ कि हमारा काम कर्म करना है, वो हमको 100% सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। चाहे हम फेल हों या पास हो, रिज़ल्ट देना उसके हाथ में है। जब आप कभी प्रेग्नेंट होकर मुझे कहते हैं मैडम आप भगवान हैं, तो मैं आपको यही कहती हूँ मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। और हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सही दिशा में चल के अपने पेशेंट का मैक्सिमम मदद कर सकूं। और ये सारा जितना भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है ये स्टेप वाइज होता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है, किसी भी ट्रीटमेंट का 100% रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए मैं स्टेप वाइज जाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ मुझसे कोई चीज़ छूटे नहीं। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, अगर कभी कोई चीज़ आपको छूट जाती है तो किसी भी वक्त आप आकर के मुझसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे इसलिए भी आप लोग को बताती रहती हूँ कि आप लोग को जानकारी रहेगी तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उससे हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखेंगे। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं यहाँ रिकैप करूँगी। थिन एंडोमेट्रियम में बच्चा रुकने में दिक्कत होती है। कोई भी एंडोमेट्रियम की झिल्ली जब 7 मिलीमीटर से नीचे होती है तो उसको थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो अक्सर सफाई होने के बाद, बच्चेदानी के अंदर ऑपरेशन होने के बाद, या TB नाम की बीमारी होने के बाद, या लंबे टाइम तक फैमिली प्लानिंग की गोली खाने या बच्चा रुकने की दवा खाने के कारण हो सकता है। जिस हिसाब से कारण होता है उस हिसाब से उसका इलाज होता है। इसको जानने का तरीका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और हिस्ट्रोस्कोपी है। और ट्रीटमेंट भी इसका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट, ईस्ट्रोजन टैबलेट के अलावा हिस्ट्रोस्कोपी है। हिस्ट्रोस्कोपी में अंदर से हम वॉल को ट्रिम करते हैं उसकी ब्लड सप्लाई के लेवल तक। जैसे आप अपनी खेत की जुताई करते हैं, जब वो जिसमें अच्छे से बीज नहीं रुकता है, जब आपका खेत उपजाऊ नहीं रहता है तो आप उसकी अंदर तक जुताई करते हैं। उसी तरह हम एंडोमेट्रियम की जुताई करते हैं लेज़र द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, सिंपल सिजर द्वारा, हिस्ट्रोस्कोपिकली। और उसको हम लैटरल मेट्रोप्लास्टी कहते हैं जब दोनों वॉल्स पे लैटरली करते हैं वो। उसके अलावा बहुत सारी दवाएं हैं, इंजेक्शन है, PRP, GCSF, SCG जो हम आपके यूट्रस के अंदर डालते हैं, स्टेम सेल। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लाइफस्टाइल है। आप अपने खाने पीने में जितनी अच्छी हरी साग सब्जियां, फल की मात्रा रखते हैं, जितना अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, एक्यूपंक्चर का सहारा ले सकते हैं, मसाज का सहारा ले सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में ये चीज़ें उतना प्रचलन में नहीं है, इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर कहीं मिल जाता है तो इन चीज़ों को यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो मेरा ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। कल मैं दोबारा आपके सामने आ रही हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। हम महिलाओं की कुछ जनरल बातें करेंगे, आपसे मिलेंगे, बैठ के कुछ बातें होंगी। तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और जिसको जब मौका मिले कोविड वैक्सीनेशन लेते रहिएगा और बाकी टाइम मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिएगा। लव यू ऑल। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ and enjoy your Sunday. Bye bye.